गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अभी आपको समान विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य ये विनोद कुमार सर हैं जिन्होंने ये किताब आपके राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए लिखी है, यानी कि NMMS के लिए लिखी है। ये जो प्रमुख तथ्य हैं बच्चों, ये डायरेक्ट परीक्षा में हूबहू वैसे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं देखिए एक पार्ट में बना चुका हूँ, क्योंकि लंबे वीडियोस हो जाते हैं तो बच्चे भी फिर सोचते हैं कि एक बार में इतना कैसे नोट करेंगे, तो मैं बारी बारी से चीज़ों को बता रहा हूँ और ये हूबहू एग्जाम में वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ आपको समझाऊंगा भी। अगर आपने पहला वीडियो देख लिया होगा तो आप जान गए होंगे कि मैं एक एक क्वेश्चन को समझा भी रहा हूँ अच्छे ढंग से, तो आप कृपया इसे देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये आपको फॉर्मेट, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, दूसरे तरीके से, वो आपको कैसा लगा। अगर आपके इसके और प्रश्न आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप यस जरूर लिखिए। अगर आप यस लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ इसकी जरूरत है बनाने की, नहीं तो फिर मैं मॉडल पेपर बनाने लगूंगा। और मॉडल पेपर में बच्चों देखिए मिक्स सवाल होते हैं जो इसी से लिए जाते हैं, इसी तरह के प्रश्नों से लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी राज्य के हों, ठीक है, तो आप याद रखिएगा हर एक राज्य का पैटर्न सेम है, उसमें भी मैट के 90 प्रश्न और सेट के 90 प्रश्न आते हैं बच्चों। ठीक है, आइए आप आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है आपके सामने, मलेरिया का परजीवी वाहक है। देखिए जो वाहक है वो कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। जब ये मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है बच्चों, उसी के अंदर प्रोटोजोआ होता है, यह परजीवी होता है जो हमारे शरीर के अंदर आ जाता है और हमें मलेरिया नामक बीमारी कर देता है, जिसमें हमें तेज बुखार के साथ ठंडी लगती है बच्चों, और काफ़ी दिन तक रहता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। आप बताइए कि मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं? जो हमारा हृदय है मान लीजिए, उसमें कितने भाग होते हैं? उसमें बच्चों कुल 4 भाग होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से हार्ट का स्ट्रक्चर भी होता है हमारे। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, वो है DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इतना, बस मैं इसलिए बता देता हूँ, अगर आप सुन लेंगे परीक्षा में बाई चांस आ जाएगा तो आप याद रखेंगे। किसान का परम सहायक है। ये देखिए कई रूप से प्रश्न बदल बदल के आता है। तो केचुआ, कई बार देखिए ऑप्शन में आपको बैल दे देंगे, कुछ और चीज़ें दे देंगे, तो आप याद रखिएगा परम सहायक इसमें केचुआ ही है। क्यों? केचुआ जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, कंपोस्ट खाद यही तो बनाता है। ठीक है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे उत्तम कोयला, देखिए कोयला कई तरह के हैं। ठीक है, ये सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है, जिसमें लगभग 99% प्योर कार्बन होता है। ठीक है, और हमारे भारत देश में एंथ्रासाइट काफ़ी कम पाया जाता है बच्चों, इसलिए इसको बाहर से मंगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है तांबे और टिन का। तांबे और टिन का मिश्र धातु है बच्चों, याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच, फ्लिंट ग्लास जो है वो यूज होता है बच्चों इसमें। पारा का मुख्य अयस्क है सिनेबार। पारा को, मरकरी को Hg हम लिखते हैं ऐसे केमिकल फॉर्म में बच्चों। ठीक है, तो इसका जो अयस्क है उसको कहते हैं सिनेबार। ठीक है, ये इंग्लिश टर्म है, डायरेक्ट हिंदी में लिखा गया है। अर्धचालक का उदाहरण है, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हैं हमारे अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर्स। अब है सोडा वाटर विलयन है किसका? गैस द्रव का विलयन है, मतलब गैस और द्रव को जब हम मिलाते हैं एक साथ एक प्रेशर करके, तब जाके सोडा वाटर बनता है। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। H2SO4 क्या है आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक एसिड है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि से, याद रखिएगा, चालन विधि से ठोस में ऊष्मा, एक मान लीजिए कोई रड है, ठीक है, हमने यहाँ आग लगाई, ठीक है, या बर्नर से हम जला रहे हैं, तो गर्मी यहाँ से धीरे 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 आखिरी तक पहुँच जाती है, हम छूते हैं गर्म हो जाता है कि नहीं बर्तन, तो ये चालन विधि से ऊष्मा संचरण करती है। बच्चों एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा, जो अम्लों के राजा में H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम बैटरी में भी इस्तेमाल करते हैं। जो हम घर में इन्वर्टर बैटरीज हो गए या कार में बैटरीज लगी होती हैं ना, तो उसमें इसी अम्ल का यूज किया जाता है। ये भी प्रश्न आया हुआ है और आएगा, ठीक है, आने वाले समय में। अब देखिए, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड के लिए केवल। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं लंबवत, लंबवत मतलब लॉन्गिट्यूडनल
ये ध्वनि तरंगे जाती हैं। ठीक है, कैसे जाती हैं? अगर मान लीजिए यहाँ कोई है, कोई मनुष्य है, वो बोल रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है, तो ध्वनि तरंग ऐसे ऐसे, देखिए अभी भी दिखा रहा हूँ, एक ऐसे फैलेंगी, फिर इकट्ठा एक जगह हो जाएंगी, फिर ऐसे ऐसे फैलेंगी डॉट में, मतलब इस तरह से ये चलती हैं ध्वनि तरंग। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है बच्चों, लंबवत है। अब देखिए, मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इसलिए 25 सेंटीमीटर, आप स्केल से भी इसको मेजर कर सकते हैं बच्चों। अगर किताब आप एकदम पास से पढ़िए तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। स्पष्ट दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर ये न्यूनतम दूरी बताई गई है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत, मतलब अनंत तक, जिसकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो अनंत तक देख सकता है। ठीक है, कैप्सूल का आवरण बना होता है किससे? स्टार्च से। जब आप कोई भी बीमार पड़ते हैं, आप कैप्सूल खाए होंगे कई बार विटामिन की या कोई भी, तो उसके ऊपर जो आवरण होता है स्टार्च का होता है। जब वो पेट में जाता है हमारे, तो स्टार्च गल जाता है, उसकी जो अंदर की कैप्सूल के अंदर की दवाएं होती हैं वो अपने से क्या होती हैं? बाहर निकल आती हैं, और उसका हमारा शरीर एब्जॉर्ब करके हमें ठीक करता है या उसको पहुँचाता है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम CO3 कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से अंडे का आवरण बना होता है। ये क्लियर है बच्चों, जो सफ़ेद पार्ट होता है। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होती है। देखिए, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, डी मतलब हमेशा याद रखिएगा नहीं, हाइड्रेशन मतलब होता है पानी बच्चों। ठीक है, तो इसमें जान लीजिए, इसमें अगर डिहाइड्रेशन होता है हमें, तो इसमें कमी प्रायः जो है सोडियम क्लोराइड की हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम पानी हमारे शरीर से पसीने के रूप में निकलता है तो साथ में नमक भी निकल जाता है, और नमक में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। अब देखिए, इसमें वस्तु का भार वाला आपने देख लिया, निर्वात में है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। ठीक है, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल जो सिल्क, रेयन को कहते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम है, तो सभी पौधों के वैज्ञानिक नाम होते हैं बच्चों, साइंटिफिक नेम होते हैं। तो मैंजीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है या वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर ये है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। ठीक है, अब नई नई गैसें आ गई बच्चों, लेकिन ये कन्वेंशनल है, बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है, तो अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। जेम्स हैरिसन रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। उसमें एक बच्चों थर्मोस्टेट रखा रहता है फ्रिज में, जो कि अगर हम सेट कर देते हैं तो उसके तापमान को बनाए रखता है बच्चों। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में, और पॉलीपेप्टाइड बाद में बदलता है आपका एमिनो एसिड में। ठीक है, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं CB देसाई। ये भारतीय हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोबर गैस बनाने का जो संयंत्र है CB देसाई जी ने आविष्कार किया था। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन है बच्चों। मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो CH4, कार्बन के 1 हैं और हाइड्रोजन के 4 हैं बच्चों। ठीक है, अब है गोबर गैस का महत्वपूर्ण घटक है फिर से मीथेन। देखिए, प्रश्न बदल के कैसे भी आ सकता है, आप सोचेंगे भाई ये तो हमने नहीं पढ़ा, तो मीथेन दोनों ही फॉर्म में है। ठीक है, अब है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना कि सोडा वाटर का उसमें द्रव और गैस मिली रहती है, तो वही गैस जो है वो CO2 मिली रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों। ठीक है, सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी कब? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर घेरेगी। ये देखिए, जो माइनस, देखिए 0 डिग्री, आपको पता है हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री है। ठीक है, अगर हम माइनस की तरफ जाते हैं तो ये टेम्परेचर माना जाता है कि इससे और माइनस जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसी पर कोई भी गैस जो है सबसे कम आयतन घेरेगी। ठीक है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा उसका आयतन बढ़ता जाएगा गैस का बच्चों। अब देखिए, परम शून्य ताप का मान है वही है जो अभी बताया गया कि माइनस, मैं बताया ना कि इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। ठीक है, वैज्ञानिकों ने यही खोज निकाला है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का प्रमुख संघटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ब्यूटेन और प्रोपेन जो हैं
प्रमुख घटन है और एलपीजी को इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आ सकता है। यहाँ तो मान लीजिए हिंदी में दे दिया, कभी कभी परीक्षा में इसका इंग्लिश वर्जन दे देते हैं, तो उसको भी नोट कर लीजिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सिगरेट लाइटर से निकलता है, कई बार आपने देखा होगा, सिगरेट भाई पीना तो गंदी बात है कि कई लोग लाइटर लिए रहते हैं, तो उसमें यही ब्यूटेन गैस भरी रहती है बच्चों। ठीक है, जो एलपीजी में रहती है वही ब्यूटेन गैस भरी रहती है, तो लोग सिगरेट जला लेते हैं। अम्ल वर्षा होती है, किसकी वजह से होती है? एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। ये क्यों है बच्चों? देखिए, जब ये गैस है, जो दोनों गैसें हैं, जब ये बारिश होती है तो ये लोग किससे? पानी से मिलते हैं। पानी से मिलते हैं तो ये देखिए बनाते हैं आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और आपका Na2SO4, ठीक है, NaOH, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे जो आता है, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि ताजमहल को किससे नुकसान हो रहा है, तो वो अम्ल वर्षा से नुकसान हो रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, HNO3, सॉरी, इसका बच्चों ये HNO3 है, जो NO2 वाला है वो बनाता है HNO3। ठीक है, और आपका SO2 वाला मैंने बताया H2SO4 बनाता है। ये दो एसिड बनते हैं जो कि संगमरमर की बिल्डिंग या हमारे स्किन पे भी पड़ जाएगा तो वहाँ पे हमें नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, अब आइए, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हाइपो देखिए बच्चों, जो एक ऑक्सीजन है उसकी वजह से हाइपो का इस्तेमाल किया गया है। देखिए Ca आपका कैल्शियम हो गया, O आपका हाइपो हो गया और क्लोराइड आपका Cl2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ के इसको पढ़ सकते हैं। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था तो नायलॉन था, सिंथेटिक फाइबर, मानव ने जो खुद से बनाया पहला रेशा वो नायलॉन है। अब प्रकृति तो हमें खुद ही दे रही है, जूट दे रही है, कॉटन दे रही है, ठीक है, लेकिन जो मानव ने बनाया वो नायलॉन था। जीवाश्म के उम्र ज्ञात की जाती है कैसे? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। तो इसमें भी देखिए, अभी मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था ना कि कार्बन दो तरह के होते हैं, आइसोटोप जो कार्बन के दो तरह के होते हैं। ठीक है, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, एक यहाँ एटॉमिक मास 12, एक का 14। इसी के जरिए बच्चों, इस कार्बन आइसोटोप के जरिए ही हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ कितने साल पुराना है। कोई भी बिल्डिंग मिलती है, ज़मीन के अंदर बिल्डिंग मिलती है, तो उसके नमूने लिए जाते हैं, उसमें खोजा जाता है कि ये तरह का कार्बन कितना है उसमें, उससे उसकी उम्र का पता हमें चल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आखिरी आज का, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम भी एक आपका एलिमेंट है जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में है बच्चों। तो यूरेनियम से देखिए बम भी बनता है, जो एटॉमिक बम होते हैं। तो इसी के जरिए पुरानी चट्टानों की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि से की जाती है। और जो जीवाश्म होते हैं, जो मरे हुए चीज़ होते हैं, डायनासोर जैसे पाए जाते हैं, तो इन लोग का होता है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आज का वीडियो ये काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पेज की चीज़ों को बताऊँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।